नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे डूंगरपुर की खबर के साथ, जहां पतंगबाजी के बाद पुराने शहर में तनाव का माहौल देखने को मिला है। दरअसल पतंगबाजी के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई है और इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद माहौल गर्मा गया, पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। तनाव के बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 12 युवकों को डिटेन किया है। देर रात तक पुलिस ने घाटी और फौज का बडला मोहल्ले में हंगामा करने वाले बदमाशों पर दबिश देकर कार्रवाई की है। पतंगबाजी को लेकर लड़ाई झगड़े की सूचना आई है, जिसपे पूरा अधिकारी और सारे जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है अभी, और कुछ को डिटेन किया है व्यक्तियों को हमने। उसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या मामला था उसमें। और अभी जो है प्रिवेंटिव तौर पे हम पूरा फ्लैग मार्च कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर है, जहां धर्मशाला में 4 शव मिलने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। रामा कृष्णा धर्मशाला के रूम नंबर 119 को सील कर दिया गया है। पुलिस ने इस धर्मशाला के कमरे को सील किया। चारों मृतकों के शवों को टोडा भीम हॉस्पिटल भिजवाया गया। मंगलवार की शाम को 4 मौतों की घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार की शाम 4:45 बजे नितिन अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी में भी दिखाई दिया है। होटल के कर्मचारी ने करीब 7:30 बजे रूम में 4 डेड बॉडी होने की सूचना दी थी। और इधर मौका मुआयना करने के बाद एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय करौली के लिए रवाना हुए। पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को टोडा भीम हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। पुलिस ने रामाकृष्ण धर्मशाला की रूम संख्या 119 को सील कर दिया है। रामाकृष्ण धर्मशाला के 119 नंबर रूम में 4 लाशें एक साथ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। तो मेहंदीपुर बालाजी की एक धर्मशाला में 4 डेड बॉडीज एक साथ मिलने को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं जैसे ही 4 शवों की जानकारी मिली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, खुद एसपी ब्रिजेश ज्योति भी मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना किया गया, घटनास्थल का उन्होंने परीक्षण किया और इसके बाद पुलिस की टीमों की तरफ से जांच शुरू की गई। बहरहाल इन 4 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा कि आखिरकार ये सुसाइड है या हत्या है। सभी एंगल्स को लेकर के पुलिस की जांच अभी जारी। हालांकि प्रथम दृष्टया किसी के भी शरीर पर चोट के कोई निशान पुलिस की तरफ से प्रारंभिक जांच में नहीं पाए गए हैं, और अब पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई थी। तो बेटा बेटी के साथ पिता और मां का शव भी एक कमरे में पड़ा हुआ था। जैसे ही होटल का कर्मचारी इस कमरे में गया, उसने वहां पर देखा, इसके बाद इतला दी। इसके बाद यहां से पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया गया। और बेटा बेटी ये चारों लोग अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में हमें मिले हैं। इनके पास जो मौके के क्राइम सीन से ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं लग रहा है, तो प्राइमा फेशिया चांसेस लग रहा है कि कुड बी सुसाइड, कुड बी कोई पॉइजन इंजेक्शन खुद से या किसी ने दिया हो, उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो उधर जोधपुर जेल में नाबालिग से यौन शोषण मामले को लेकर के आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत इसे मिल गई है। दोषी आसाराम की ओर से पेश की गई फ्रेश एसओएस याचिका पर सुनवाई के बाद 31 मार्च तक इसे अंतरिम जमानत दी गई है। रेप का दोषी आसाराम 12 साल 8 महीने 21 दिन से जेल में है। हाईकोर्ट में इसकी उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया था और याचिका लगाई गई थी। इसके अलावा गुजरात मामले में इसको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत का आदेश का हवाला भी दिया गया इसकी तरफ से। इधर आसाराम के समर्थक जो है वो इस रेप के दोषी को जमानत मिलने की खुशी में पटाखे फोड़ते भी नजर आए। जी को
हमेशा के लिए बेल मिले। अब हम बापूजी को आरोग्यम जेल मंदिर यहाँ नहीं देखना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि बापूजी हमेशा हमेशा के लिए हम साधकों के बीच में पधारें। 12 साल बाद बापू आश्रम पधार रहे हैं। हमारे जैसे राम जी वनवास के बाद अयोध्या पधारे थे, वैसे ही बापू 12 साल बाद हमारे आश्रम पधार रहे। ये हमारे लिए दिवाली जैसा ही खुशियों का त्योहार है। आशाराम का प्रकरण जमानत हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लगा था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के 7 जनवरी के दिशा अनुरूप इस प्रकरण को आज देखा तथा उसी अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 मार्च 2025 तक आशाराम को जमानत दी गई। उधर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था और ये कमेटी अब जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बुधवार को इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की बैठक भी होगी और बैठक के बाद ये रिपोर्ट हादसे की पूरी विस्तृत सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट में भयावह हादसे के कारणों का खुलासा होना है। कमेटी में NHAI के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, CMHO, परिवहन अधिकारी भी शामिल हैं। भयावह हादसे में 20 मौतें हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2024 के सबसे बड़े सड़क हादसों में से ये एक था। और इसके बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पतंगबाजी के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब तक 43 मरीज ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं घायल होकर के। 10 मरीजों के सिर में चोटें हैं, 11 मरीजों को मांझे से कट लगे हैं, जबकि अन्य को फ्रैक्चर भी है। तो पतंगबाजी की वजह से कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग गिर गए हैं और ये लोग जो है अब वो इसके बाद अस्पताल जब पहुंचे तो कई लोगों को फ्रैक्चर भी है। 11 मरीजों को मांझे से कट लगा है। 10 मरीज ऐसे हैं जिनके सिर में चोट लगी है गिरने से या किसी तरह से भिड़ने से, और कुल मिलाकर के 43 ऐसे घायल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। तो मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश में जमकर पतंगबाजी हुई है और प्रदेश में मकर संक्रांति के त्यौहार को धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया गया। आम जनता नेता भी पतंगबाजी करने में पीछे नहीं दिखे। मुख्यमंत्री भजनलाल जलमहल की पाल पर पतंग संभालते नजर आए, तो वहीं उनका साथ देती दिखी डिप्टी CM दिया कुमारी और अन्य नेता, जिन्होंने भी जमकर पतंग उड़ाई। जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पर्यटन विभाग के जरिए आयोजित काइट फेस्टिवल में अलग अलग रंग देखने को मिले। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश में फेस्टिवल को भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचे, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। Absolutely, we're very excited to be here. It's very colourful, so much talent, and it seems like a great tradition. जल महल की पाल पर आयोजित काइट फेस्टिवल में CM भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी CM दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य शामिल हुए। इस मौके पर CM भजनलाल शर्मा ने और डिप्टी CM दिया कुमारी ने पतंगबाजी की। डिप्टी CM दिया कुमारी के साथ विधायक बाल मुकुंदा आचार्य भी पेच लड़ाते दिखे। लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि आप जो पतंग उड़ाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से उड़ाएं, इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखें। ये चाइनीज मांझा जो है उसका उपयोग ना करें। उत्सव का आनंद भी लें, दान पुण्य करके सेवा का भी पुण्य कमाएं, लेकिन साथ में ये ध्यान रहे कि पक्षियों का भी हमें ध्यान रखना है। सुबह शाम पतंग उड़ाने से पहले विचार रहे कि पक्षियों का समय है तो पक्षियों को नुकसान न हो। साथ ही कोई पक्षी अगर घायल है तो उस पक्षी का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी हमारी हो। मकर संक्रांति के मौके पर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा भी पतंगबाजी करते दिखे। इस दौरान उनके समर्थक और बधाई देने वाले भी साथ थे।
इस उत्सव को हर्ष उल्लास के साथ मनाते, एक दूसरे को पतंगे हम काटते हैं और जैसा भी जिसका भी दाव लग जाता है वो उसको काट लेता है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल अपने परिवार और समर्थकों के साथ पतंग उड़ाते नजर आए। ये उल्लास के पल है और उल्लास के पल हमेशा रहना चाहिए। हमारी सबकी पतंग ऊपर जावे, उड़े और सबका कल्याण हो, इसी भावना के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। मकर संक्रांति की धूम प्रदेश में चारों तरफ नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मकर संक्रांति के रंग में सराबोर दिखे। मदन राठौड़ ने अपने समर्थकों के बीच पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की फोटो लगी पतंग को उड़ाया। परकोटे के सोखियों के रास्ते में स्थित राजू मंगोड़ी वाला के घर से उन्होंने पतंगबाजी की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता नजर आए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों और राजस्थान के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। राजस्थान खुशहाल बने, संपन्न बने। और वैसे ये कहते हैं कि आज से समय में, ऋतु में परिवर्तन आएगा, बड़ा दिन बनेगा, तो निश्चित रूप से हम भी प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, राजस्थान समृद्ध बने। ये शुभकामनाएं समस्त राजस्थान वासियों को और मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से देना चाहूँगा। मकर संक्रांति पर आम से लेकर खास तक सभी में पतंगबाजी का क्रेज दिखा, लेकिन संदेश सबका एक था कि आप अपने शौक पूरे कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि पतंगबाजी किसी की जान पर भारी ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए उदयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल ने खेलों में युवाओं को आगे लाने के लिए खेल नीति लाने की बात कही है और अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के साथ साथ कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। ना कीजिए खेल को दरकिनार, खेल है शारीरिक बौद्धिक विकास का आधार। मजदूर, युवा, महिला, किसान, 4 जातियों से होगा देश का उत्थान। पेश किया 1 साल का लेखा जोखा, कांग्रेस ने उम्मीदों को दिया धोखा। क्योंकि सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता होती है तो पानी और बिजली की होती है। हमने बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए और काम चालू हो गए हैं। पानी के क्षेत्र में चाहे ईआरसीपी योजना ले लीजिए, चाहे यमुना समझौता ले लीजिए, चाहे हमारा माही डैम का काम हमारा चल रहा है वो ले लीजिए, चाहे आपने देवास स्कीम के द्वारा पानी लिया जा रहा है वो ले लीजिए। हमने इस क्षेत्र में भी काम किया है और आपने देखा है कि हमने युवाओं को जो भरोसा दिलाया था, हम आज इस बात को कह सकते हैं कि 1 साल में हमारे जो पेपर हुए 2024 के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। उदयपुर के कानपुर खेड़ा में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। सीएम ने खेलकूद को शारीरिक और बौद्धिक विकास का आधार बताया। तो ये खेल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की और प्रदेशवासियों का ध्यान दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान और मजदूर के उत्थान से ही देश का उत्थान होगा। इसलिए गांव और ढाणी में छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाने की जरूरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियां इंगित की हैं, वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2028 पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, किट, कोचिंग, अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान करने के बाद सीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सरकार में आपने देखा था 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर लीक किए थे। अब वो हमसे कहते हैं भाई एसआईटी गठित हमने की, आपने तो कुछ नहीं किया। गिरफ्तार भी हमने किए, आपने तो कुछ नहीं किया। उनको जेल में हमने डाला, आपने तो कुछ नहीं किया। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? धीरे धीरे काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2025 का कैलेंडर आया है। परसों हमने 12 जनवरी को 13,500 नियुक्ति पत्र दिए हैं। 47,000 3 बार में पहले दे दिए। मैं कहता हूं 60,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 15,000 अभी 2 महीने में और देने वाले हैं। सीएम ने खेलों में युवाओं को आगे लाने के लिए खेल नीति लाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो नाप शनाप कमाई करने वाले कानून से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन कानून से आंख मिचोली का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। ऐसी ही एक खबर आई है चूरू से, आप भी देखिए। नामी गिरामी इलाकों में चल रहा था देह व्यापार। बाहर से लड़कियां बुलाकर करा रहे थे जिस्म फरोशी का कारोबार। अंदर मिले सामान, पुलिस हुई इत्मीनान। न खबर सच थी। कानून की आंखों में धूल झोंकने की पुख्ता व्यवस्था थी। निगरानी के लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अलग अलग कैबिन बनाकर कस्टमर को दिए जाते थे। किसी को शक न हो, इसका पूरा इंतजाम था। लेकिन फरेब का धंधा अधिक दिनों तक फलता फूलता कहां है, इसीलिए पुलिस ने दबिश दी और इस्पात सेंटर का इतिहास सच बेनकाब हो गया। जी हां, चूरू के भोले भाले बाशिंदों को बरगलाने के लिए जिस्म फरोशी के इस अड्डे का नाम रॉयल इस्पात सेंटर रखा गया था। लेकिन मंगलवार को जीके मॉल में पुलिस ने रेड मारकर 6 रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। शहरी क्षेत्र के अंदर एक इस्पात सेंटर के अंदर 5 लड़कियां और 2 लड़कों को संदिग्ध अवस्था के अंदर पकड़ा है। और हमारी जांच में ऐसा पाया गया है कि होटल का जो संचालक है, स्पा सेंटर का संचालक, वो लड़कियों को पैसे देकर के यहाँ पे बुलाता था और स्पा के नाम पे लड़के बिहेव करता था। मुखबिर से मिली टिप की असलियत जानने के लिए पुलिस ने स्पा सेंटर में एक बोगस ग्राहक भेजा। उसने खबर पर मुहर लगाई, जिसके बाद पुलिस ने रेड मार दी। अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में 5 लड़कियों और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को दस्तयाब किया गया है। अभी पूछताछ जारी है। ये लड़कियां अमूमन सभी बाहर की हैं, यहाँ की लोकल कोई नहीं है। लड़के लोकल हैं, संचालक भी यहाँ का लोकल ही है। तो जैसी कार्रवाई होगी विधि सम्मत कार्रवाई की। कुल कितने लोगों को? 7 जने तो संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े हैं, प्लस 1 संचालक है। 8 पीटा एक्ट के तहत अनैतिक देह व्यापार के संबंध में जो कार्रवाई होती है, पीटा एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और पंजाब से लड़कियां बुलाई गई थी, जबकि लड़के लोकल थे। एएसपी कृष्णा के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मीडिया पर व्यूज बढ़ाने की सनक में कई युवा गलत तरीके अपनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। भीलवाड़ा में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डालकर इन्हें वायरल कर रहा था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो सार्वजनिक तौर पर अब माफी मांगता नजर आया है।
और भी मेड़ो चित्रकूट धाम में लाग रही हो। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालना पड़ा महंगा। भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सार्वजनिक तौर पर आरोपी ने मांगी माफी। सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक वीडियो, भ्रामक प्रचार के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसी एक कार्रवाई को एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के दिशा निर्देश पर अंजाम दिया गया। शहर कोतवाल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर राहुल जांगेड़ नामक व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार वीडियो डाल रहा था, फेक वीडियोस डाल रहा था। चंद व्यूज के खातिर भीलवाड़ा जिले के मानरगढ़ का आरोपी राहुल जांगेड़ सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डाल रहा था, जिसमें से एक समेलिया फाटक पर एक्सीडेंट की वीडियो थी, जबकि दूसरी चित्रकूट धाम में लड़कियों की लड़ाई का, जिन्हें आरोप राहुल ने भीलवाड़ा का बताकर पोस्ट किया था, जबकि असल में वो दोनों वीडियो कहीं दूसरी जगह के थे। इस पर सिटी कोतवाली ने संज्ञान लेते हुए राहुल जांगेड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फेक वीडियो न डालने की अपील की। भीलवाड़ा में एक तो समेलिया फाटक पर एक्सीडेंट का फेक वीडियो डाला, और इससे पहले इसने 2 दिन पहले भी चित्रकूट में एक मेले में लड़कियों की लड़ाई झगड़े का एक वीडियो डाला, जिसके बारे में इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि मेरे से ये मैं अपने इंस्टाग्राम पर व्यूज बढ़ाने के लिए ये फेक वीडियो डालता हूँ। अब चूंकि उक्त व्यक्ति द्वारा झूठे वीडियो इंस्टाग्राम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाए जा रहे थे, जिसलिए इसको गिरफ्तार किया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव एक्शन मोड में आए और पूरे मामले में जांच बैठाई। पुलिस पूछताछ में उसने सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालने की बात भी स्वीकार की। उसकी अपनी इस हरकत के लिए लोगों से माफी मांगते हुए फिर ऐसी वीडियो पोस्ट न करने की बात की। मेरा नाम राहुल है और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी राहुल जांगेड़ के नाम से है, और मैं फेक वीडियो बनाता हूँ। और मैंने भीलवाड़ा की एक वीडियो बनाई थी अपने गर्ल्स के लिए, जो लड़ाई हो रही थी मेले के अंदर चित्रकूट धाम वाली, वो वीडियो भी फेक है। और मैंने मेले के अंदर एक एक्सीडेंट की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो यहाँ की नहीं है और मैंने गलती से डाली है कंटेंट के लिए। और आज के बाद ऐसी वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊंगा। तो मैं सभी चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा कोई कंटेंट के लिए मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहिए। मैं आज के बाद कोई वीडियो नहीं डालूंगा। सोशल मीडिया पर समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है कि वो सोच समझकर सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो डाले, ताकि समाज में भ्रम न फैले। लगातार भीलवाड़ा पुलिस अपील कर रही है कि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार ना करें, इस प्रकार की भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालें, ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। लगातार साइबर टीम ऐसे लोगों पर, ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर कार्रवाई कर रही है, नजर गड़ाए बैठी है, ताकि शहर में शांति बनी रखे और भ्रामक प्रचार ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए और इन परीक्षणों में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरी सटीकता से नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की खासियत आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मनों के मंसूबे पर फेर देगा पानी। एक बार लगाया निशाना तो तय है तबाही। नाग का परीक्षण, हलक में दुश्मनों की जान। टेंशन में चीन, परेशान हुआ पाकिस्तान। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में मिसाइल ने अपने सभी टारगेट को पूरी सटीकता से नष्ट कर दिया। ये परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है, यानी 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड में नेस्तनाबूद कर देती है।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से भारतीय सेना, DRDO, भारत सरकार और देश के नागरिक सब मिलकर के काम कर रहे हैं, इसको समझ पाए कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्वनिर्मित हथियारों की जरूरत, क्योंकि कारगिल युद्ध में देखा गया था कि जिस प्रकार से हमें जब जरूरत थी तो हमें किसी ने भी दुनिया में कोई मदद नहीं की थी, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, किसी ने। एक इजराइल हमारी मदद के लिए आया था। मैं मानता हूं उसके बाद जो भारतीय सरकार और सेना ने जिस प्रकार से लेसन को सही तरीके से समझा है, स्वनिर्मित हथियारों पे जोर दिया जा रहा है, जिससे कि युद्ध के दौरान हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसी सीरीज के अंदर हमने देखा है कि हाल ही में पोखरण के अंदर नाग एंटी टैंक मिसाइल का एक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत के बारे में बात करें तो ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। हर मौसम में काम करने में सक्षम है। लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इसे 300 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में पोखरण में परीक्षण किया गया था। 2017, 18, 19 में भी इसका ट्रायल किया गया और हर बार नई तकनीक जोड़ी गई। ये फायर एंड फ्रगेट सीरीज का हथियार है और सबसे बड़ी बात है कि इसका निशाना बिल्कुल सटीक है टैंक्स के अलावा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुड नाइट राजस्थान। नमस्कार।